नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी और मैं समीक्षा नारायण। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद सदर उपचुनाव 2024 की। आपको पता होगी अतुल कुमार गर्ग 2022 में विधानसभा जीते थे, अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे, लेकिन 2024 में लोकसभा में उनको टिकट मिला बीजेपी से और वो सांसद बन चुके हैं। तो विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद यह सीट रिक्त हो चुकी है। तो आज हम इसी का आंकलन लेके आए हैं पूरा, किस तरह से कब और कहाँ पे जाति गणना की बात करेंगे, कौन से समाज का कितना वोट है। हम बात करेंगे कि पिछले 2-3 चुनावों में कौन यहाँ से जीता था। उसके बाद बात करेंगे कि योगी की जो प्रतिष्ठा की सीट है ये, तो इसमें कौन कौन से मंत्री की ड्यूटी लगाई है चुनाव जिताने की। और साथ ही बात करेंगे टोटल कितने मतदाता हैं, महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या पर भी बात करेंगे जी। शुरुआत करते हैं 1952, यानी कि 1952 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तभी से तब गाजियाबाद में 3 सीट हुआ करती थी मात्र विधानसभा की पूरे जिले में। आज 5 है। और वोटर संख्या भी बात करेंगे तो पहले जो इसमें बात होती थी नॉर्थ ईस्ट होती थी, नॉर्थ ईस्ट गाजियाबाद मतलब कह सकते हैं इसको गाजियाबाद। देखिए अब, और इसमें ज़्यादा संख्या नहीं थी वोटरों की बात करें आपको। कांग्रेस पहला चुनाव जीती थी और मात्र 24,095 वोटों से जीत गई थी। 24,095 वोट मिले थे। और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे उस समय विचित्र नारायण सिंह पहला चुनाव जीत गए थे यहाँ पे। और दूसरी सीट हुआ करती, थोड़ा इतिहास है, हल्का सा जानकारी दे रहे हैं आपको, बाकी तो हम जाति गणना और गणित पूरा समझाएंगे आपको। नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, दूसरी सीट हुआ करती थी यहाँ पे, ये गाजियाबाद की दूसरी सीट थी। इसमें तेजा सिंह जीते थे कांग्रेस के। पहली सीट 19,558, गाजियाबाद 19,558 देख पा रहे होंगे आप, इतने वोटों से ही जीत गए थे। और ये दोनों जो हराए थे निर्दलीय हराए थे। पहले थे भगवंत दास जो 7,900 कुछ वोट मिले थे, और नॉर्थ वेस्ट में जो शंकर लाल को हराया था 7,000 कुछ वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट से। और तीसरी जो सीट थी वो थी साउथ सीट थी गाजियाबाद की। और यहाँ पर पहला ही चुनाव हुआ था, बलबीर सिंह जीते थे कांग्रेस के 13,603 वोटों से, करीब बलबीर सिंह 13,000 वोटों से। बताइए, तो ये इतिहास है गाजियाबाद शहर का। इसमें 3 सीट हुआ करती थी, आज 5 सीट हैं। और अब बात करेंगे उपचुनाव 2024 सदर की। जो टोटल वोटर्स हैं गाजियाबाद में वो है 4,69,542 जी। 4,69,542 वोटर हैं, जिसमें से अगर हम महिला वोटर्स की बात करें फीमेल वोटर जी, तो वो है 2,11,350। 2,11,350। और वहीं अगर हम पुरुष वोटर की बात करें तो वो है 2,58,166। ये वोटर संख्या है यहाँ पे 4,69,000। अनुमानित आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़े हैं ये संख्या 4 लाख, अच्छी खासी संख्या है। और यहाँ पे इसलिए अतुल कुमार गर्ग आपको पता होगी करीब 1 लाख वोटों से जीत पाए थे। समस्या एक और है, कभी लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 50 के आसपास रहा है, जो काफ़ी गंभीर स्थिति बन गई थी। कांग्रेस कभी 5 लाख वोट अभी फिलहाल में नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में देखा हुआ आपने, 5 लाख डोरी शर्मा को मिले थे और 3 लाख उसके मार्जिन रह पाया था अतुल कुमार गर्ग की। जो दोनों प्रत्याशी, मतलब बीजेपी का गढ़ है, कांग्रेस की बहुत अच्छी प्रत्याशी नहीं मानी जाती थी और समय भी कम मिला उसको। फिर भी 5 लाख वोट लाना शायद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी गठजोड़ कहीं उसके काम आया है। कि अब विधानसभा में एक गठबंधन रहेगा ना रहेगा पता नहीं, क्योंकि सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन आम आदमी पार्टी से है कि नहीं ये हमें पता नहीं है। तो हम बात करते हैं पिछले कुछ चुनावों की चर्चा गाजियाबाद। हम बात करें 2007 की। 2007 में कौन जीता था यहाँ से, उसके बारे में। तो 2007 में भाजपा के जो कैंडिडेट थे सुनील कुमार शर्मा जी, उनकी जीत हुई थी। और वहाँ पर शायद बीएसपी के सुरेश बंसल उनसे हार गए थे जी। 2012 में, उसके बाद 2012 में बीएसपी के सुरेश बंसल की जीत हुई, जो पिछले चुनाव में हार गए थे। अतुल गर्ग जो बीजेपी से थे वो लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट में, जिनकी हार हुई। जो आज सांसद है वो हार चुके एक बार 2012 में जी। अब 2017 की अगर बात करें तो अतुल गर्ग जो हारे थे 2012 में बीजेपी से, उनकी जीत हुई। और बसपा के सुरेश बंसल बराबर हो गया, वो हार गए जी। और अभी 2022 में अतुल गर्ग की पुनः जीत हुई। तो ये इतिहास है गाजियाबाद सदर का
2007 में बीजेपी, 12 में बीएसपी, 17-22 में पुनः बीजेपी। अतुल कुमार गर्ग अभी वो सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के बाद रिक्त हो चुकी है सीट, तो वहाँ पर पोजीशन क्या है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का सवाल है। हम बताए थे आपको, वैसे योगी बाबा की ये प्रतिष्ठा का सवाल है और ये सीटें दिखा दी हमने कहाँ कहाँ सीटें चुनाव होना है। और थोड़ा सा बीच में बता देते हैं, सपा को पिछली बार 5 सीटें थी, सपा के पास में 5 सीटें, भाजपा पे 3, निषाद पार्टी पे 1, आरएलडी पे 1, तो 10 सीटों में चुनाव होना है जी, 10 सीटों में चुनाव होना है। इसमें से भाजपा की 3 है और ऐसे ही लड़ रही है, भाजपा 3 पे लड़ेगी, निषाद पार्टी 1 पे, आरएलडी 1 पे और सपा 5 में। सपा यहाँ पे सपा से कांग्रेस मांग रही है कुछ सीटें, वो देखने वाला बात हो कौन सी देती है। 5 अपनी तो नहीं देगी, पर शायद ये आरएलडी वाली, निषाद पार्टी वाली और 1 शायद भाजपा में से किसी एक को दे सकते हैं। तो 3 पे कांग्रेस लड़ेगी और संभवतः 7 पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ये अभी तक आकलन है, फाइनल नहीं हुआ है, कोई डिसाइड नहीं हुआ है। और बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अपने 5 पे लड़ेगी और 3 पे लड़ेगी, सॉरी, बीजेपी 2 सीटें छोड़ेगी, रालोद के लिए 1, निषाद पार्टी के लिए, बाकी 8 सीटों पर कमोबेश बीजेपी लड़ेगी। तो ये बताए थे आपको दोबारा से, बीजेपी 1 पे, आरएलडी यहाँ पे बता दें 1 पे लड़ेगी, किंतु 2 सीटें मांग रही। खैर जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ से भी मांग रही है, और निषाद पार्टी है जो वो भी 1 पे लड़ेगी। यहाँ सपा की बात करते हैं, सपा लड़ेगी 7 से 8 पे, और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस 2 से 3 पे लड़ेगी। ये अभी तक अनुमानित आंकड़े हैं, लड़ सकते हैं, कमोबेश फाइनल होना सीट अभी बाकी है, किंतु संभावना यही है, क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर, जो अभी उपचुनाव हुए हैं 13 में से 2 पे जीत पाई थी बीजेपी पूरे देश में। अभी उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उत्तराखंड की 2 सीट थी, हिमाचल की 3 सीट थी, तो उत्तराखंड की दोनों कांग्रेस जीती, हिमाचल की 2 कांग्रेस 1 बीजेपी जीती। इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी मात्र 2 ही सीट जीत पाई थी। तो इस बार बड़ा कड़ा मुकाबला है, और खासतौर पर यूपी में जो हमने दिखा दी है 10 सीटें हैं, नाम भी बता दिया है सबका, लिखा हुआ है यहाँ पे, और जिले वाइज लिख दिया हमने कि कौन सी सीट कहाँ पर खाली हुई है। और इसमें से 9 सीटें विधायक सांसद बन चुके इसलिए हुई है, और 1 सीट जो कानपुर वाली है वहाँ पर इरफान सोलंकी है, वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए सीट खाली हुई है। तो सीट खाली होने का ये चक्र था और आपने पूरा देखा। अब हम बात करेंगे कौन कौन, जो समाजवादी पार्टी ने भी ज़्यादातर न कोई कैंडिडेट घोषित किया है, न भी सीटों के बंटवारे की बात की है, न कोई प्रभारी नियुक्त किए हैं, किंतु बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। मैं बताऊँगा कि आप बता दें, इनको बीजेपी नियुक्त किए हैं। सुनील शर्मा जो एमएलए साहिबाबाद से, जो पहले यहाँ पे जीत चुके 2007 में सीट से, और वो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया है। और 2 सह प्रभारी बनाए, कपिल देव अग्रवाल जो मुजफ्फरनगर से विधायक है, राज्यसभा मेंबर है, और वो कौशल विकास के मंत्री हैं। और तीसरे ब्रजेश सिंह जो एमएलए है, और वो राज्य मंत्री हैं लोक निर्माण के। यहाँ सबसे बड़ी बात बता दो, जाति समीकरण समझेंगे आप तो समझ में आएगा आपके। मोटा मोटा बता दूँ आपको, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों को साधने के लिए इन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। सुनील शर्मा ब्राह्मण चेहरा है, और कपिल देव अग्रवाल वैश्य चेहरा है, मेरे चेहरा हैं, और ब्रजेश सिंह क्षत्रिय चेहरा हैं। तो तीनों साधने के लिए ऐसा किया गया कि ठीक ठाक जाति समीकरण बन जाएगा, तो ये गर्ग वाली सीट आराम से निकल जाएगी। बात में साथ बता दिया। समस्या एक और है, बीएसपी भी अपना उपचुनाव लड़ रही है। पहले बीएसपी ने मना किया था वो कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी, किंतु इस बार लड़ रही है। ईएसपी चंद्रशेखर रावत, जैसे वो नगीना सांसद बने, उनके हौसले बुलंद हैं, तो वो भी यहाँ से अपना उपचुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो ये दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक का भी इनके साथ में कट्टान होगा। तो इसलिए बीजेपी को थोड़ा सा हो सकता है कि दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक इधर चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस से कम होगा, तो बीजेपी को शायद यहाँ पे तो जातीय आंकड़े दिखाते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। तो मैं ये हटाता हूँ और जातीय आंकड़े पर चलते हैं। 10 सीट की कहानी है, 9 विधायक सांसद बन चुके हैं, 1 की विधायक की जा चुकी है, 2 साल से ज़्यादा जेल हो गई है, इसलिए गई है। हम बात करेंगे ब्राह्मण, बताइए कितने हैं आप? तो जातीय समीकरण की अगर बात करें तो ब्राह्मण जो है वो है 54,000। 54,000 जी। अगर वैश्य की बात करें तो 35,000। वैश्य 35,000 जी। दलित 75,000 जी। दलित में भी कई डिग्री हुई है आजकल जी। दलित कितने? 75,000। 75 काफ़ी संख्या में है जी। ठाकुरों की बात करें तो 24,000। ठाकुर वोट बैंक है 24,000 जी जी। यहाँ पे यादव भी 9,000 है जी। यादव, ये अनुमानित आंकड़े हैं, कोई इससे यह सोच ले कि ये पक्का यही है, अनुमानित है सारे जी जी। पंजाबियों की बात करें तो यहाँ 10,000 जी।
वोटर है जी। त्यागी 5000, जी। गुर्जर 6000। शहरी सीट है, इसलिए यहाँ पे त्यागी गुर्जर जाटों की संख्या कम है। और ये पूरी तरह ज़्यादातर मतलब सीट है जो शहरी है। इससे समस्या क्या है, जब समझेंगे आप तो समझ में आ जाएगा कि शहरी सीट क्यों है, ये मतलब पूरा बताएंगे आपको। जी। त्यागी के बाद गुर्जर 6000, गुर्जर 6000, जाट 12000, जाट 12000, नेगी नेगी जी 1300 जी। और मुस्लिम 30,000। जी। ये देखिए आप, हम बता रहे थे आंकड़ा जो बता रहे थे आपको 30,000। देखिए मोटा मोटा देखिए, तो ब्राह्मण, वैश्य और दलित और मुस्लिम, पंजाबी भी है। तो पंजाबी वोट बैंक है, ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है करीब करीब। यादव है, सपा का है। देखिए ये बीजेपी का हो गया, ये सपा का हो गया। दलित 4 जगह बटेंगे, ये बीएसपी, एएसपी, सपा प्लस कांग्रेस और बीजेपी, मतलब इंडिया गठबंधन कह सकते हो आप। ये 4 जगह बटेंगे दलित वोट। इसमें कोई वैश्य पूरी तरह बीजेपी का वोट है, ब्राह्मण ज़्यादातर बीजेपी का है और कुछ वोट इधर भी जाएंगे, सपा कांग्रेस को भी। ठाकुरों की नाराजगी के चलते हुए देखना है कि अभी ठाकुरों की नाराजगी दूर हुई है कि नहीं हुई है। कि पिछली बार ये बताया जाता है लोकसभा चुनाव में ठाकुर बीजेपी से नाराज थे और उन्होंने वोट या तो किया नहीं तो बीजेपी को नहीं दिया है जी। तो ये 24,000 वोट ठाकुरों के, ये अभी कहना संशय क्वेश्चन मार्क है। ये अगले वीडियो में बताएंगे ये वोट कहाँ जाएंगे, तो इनको अभी होल्ड कर देते हैं हम। तो ब्राह्मण वोट 80%, 70% बीजेपी को, वेस्ट बीजेपी को, दलित बटेगा, ठाकुर का कह सकते, यादव सपा में, पंजाबी बीजेपी में, त्यागी गुर्जर जाट नेगी मुस्लिम वोट भी देखो यहाँ जाएगा, 4 जगह जाएगा इनमें। मुस्लिम वोट भी इन चारों को जाएगा, बीएसपी, ईएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन तीनों को जाएगा ये मुस्लिम वोट बैंक की। जाट भी ज़्यादातर बीजेपी साथ है, आरएलडी के साथ है, तो बीजेपी प्लस आरएलडी। गुर्जर त्यागी का भी बाद में बताएंगे अगले उसमें, क्योंकि कई पॉइंटों पर नाराज़गी चल रही है। तो 3-4 छोड़ दे, मोटा मोटा देखी जाए तो बीजेपी का भी पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि ये पूरी तरह शहरी सीट है। और शहरी सीट है तो कुछ मुद्दे भी, परेशानियां हैं वो भी शहरी होंगे। तो ग्रामीण में खेती-बाड़ी का ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। ग्रामीण कुछ सीट होती है तो उसमें पशु आवारा पहुँच जाते हैं, उनकी समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है, सड़क की समस्या होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ समस्या है पार्किंग नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। और रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो स्टेशन बहुत अच्छा बन रहा है, किंतु वहाँ का जो पुल बन रहा है वो छोटा है। मेट्रो भी कम एरिया में गई है, पूरे में मेट्रो नहीं पहुँची है वहाँ पर। तो कंजेस्टेड शहर है, थोड़ा पुराना शहर है, तो वो समस्या ज़्यादा है। पॉल्यूशन तो खैर पूरे एनसीआर की समस्या अकेले गाजियाबाद की नहीं कह सकते हम। और उसके भी बड़ी समस्या वहाँ पर ट्रैफिक जाम की है जी। पार्किंग, ट्रैफिक जाम, इस तरह की समस्याएं शहर, जो पुराने शहरों की मूलभूत समस्याएं, वो समस्याएं वहाँ सबसे बड़ी है वहाँ पे। तो इस समस्या से कौन निजात दिला पाएगा? जो बीजेपी 10 साल से देख ही रहे हो आप, है ही वहाँ पे। तो इन सब मुद्दों को लेकर के लोग जाएंगे और हिसाब मांगेंगे, तो बीजेपी को थोड़ा उत्तर देने में परेशानी होगी, किंतु उनका कोर वोट बैंक ज़्यादा दिखाई देता है यहाँ पे। तो संभावना और पल्ला देखी जाए तो बीजेपी का भारी है। आप बताइए। तो इस पूरे जातीय समीकरण से और जो इतिहास रहा है गाजियाबाद में जीत का, तो उससे यही अब देखा जा सकता है कि भाजपा का जो है पल्ला भारी है, जैसा आपने कहा। तो उपचुनाव में भी यही उम्मीद की जा रही है कि 2024 में भी भाजपा की जो सरकार है वो, क्योंकि उपचुनाव में हम देख सकते हैं कि कई जगह भाजपा को मतलब देखने को मिली है हार इस बार, तो लोग मतलब बदल रहे हैं अपना। तो गाजियाबाद में भी ऐसा होता है या नहीं होता है? हालांकि लगता नहीं है यहाँ पे भाजपा की जीत हो सकती है। शहरों में बीजेपी वैसे भी थोड़ी सी भारी पड़ती है, पर देखना होगा अब उपचुनाव के रिजल्ट पे पता चलेगा। तभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, और जो हमने इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया है उसके बाद बताएंगे। इसकी जब हम सर्वे करेंगे और बताएंगे आपको कि ये लोग जो छोड़ दिए हमने किधर जाने वाले हैं, किधर वोट करेंगे। तो बने रहिए। इस तरह की हमने बताया आपको कि कुल मतदाता कितने हैं और 2007 से लेकर 22 तक का यहाँ का विधानसभा का इतिहास क्या रहा है और कौन कौन से मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है चुनाव जिताने के लिए। सपा और कांग्रेस ने अभी कोई अपना गठबंधन डिक्लेयर नहीं किया है, कौन कितनी सीटें लेगा और जातीय समीकरण क्या है यहाँ का पूरा हमने बताया। कुछ को छोड़ करके ये भी बताया किधर जाने की संभावना ज़्यादा है। तो बने रहिए द पिलर के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।